शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज संडे है और संडे के दिन हम ज़्यादातर जो फोकस करते हैं वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही रहता है। पहली साइंस की न्यूज़ हम देखने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नाम से ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, डिसऑर्डर आ गई है, क्रोमोसोम में कोई विकृति आ गई है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और जेनेटिक का सीधा सीधा संबंध हमारे जीन्स से रहता है। तो इसके चलते चलते ये डिसऑर्डर जब डेवलप होता है जब कभी भी एक जीन्स या फिर उससे ज़्यादा जीन्स में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये डीएनए सेल्स का पार्ट होते हैं जो हमारी डीएनए कोशिकाएं हैं, ठीक है। उनमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इनमें क्या चीज़ रहता है? जीन्स रहते हैं। अब न्यूज़ की तरफ यदि हम चलें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि काफ़ी पुरानी एक ऐतिहासिक रिसर्च यहाँ पर निकल कर के सामने आई है जहाँ पर हमको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिला है। वैज्ञानिक लोगों ने रिपोर्ट किया है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको डिस्कवर किया गया है प्री हिस्टोरिक स्केलेटन से। प्री हिस्टोरिक स्केलेटल हम किसको बोलेंगे? हमें कोई एक बहुत पुराना कंकाल मिला है, प्री हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक मतलब जिस समय के हमारे पास में कोई लिखित प्रूफ अवेलेबल नहीं है, उस समय के इतिहास को हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। और इसकी टाइम पीरियड लगभग 5500 साल पुराना बताया जा रहा है। इसमें इंक्लूड है 6 केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड 1 केसेस ऑफ एडवार्ड सिंड्रोम। जब यहाँ हमने एनालाइज किया इस बीमारी का तो 6 केस डाउन सिंड्रोम के मिले, 1 केस एडवार्ड सिंड्रोम का मिला है। इसके अलावा ये इस प्रकार की जो रिपोर्ट सामने आई है, फाइंडिंग आई है, इसमें बोला जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एडवार्ड सिंड्रोम है हमको इतना ज़्यादा पुराना हम कहीं पर पता लगा पाए हैं। कितना पुराना है आप खुद ही देख सकते हैं। इतना पुराना कि आज से हम 5500 साल की पहले की बात कर रहे हैं। 5500 प्री हिस्टोरिक एरा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम इंडिविजुअल की बात करें जिसके साथ में क्रोमोसोमल ट्राइसोमी है, ये कैरी करता है 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम को उनकी सेल में, 2 की बजाय 3 को ये कैरी कर रहा है, इसलिए हम इसको ट्राइसोमी बोल दे रहे हैं। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21 या फिर 18 रिजल्ट्स इन डाउन सिंड्रोम एंड एडवार्ड सिंड्रोम रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर यदि 21 रहा तो ये डाउन सिंड्रोम है और 18 रहा तो एडवार्ड सिंड्रोम है। देखिए ये जो अध्ययन रहा है ना, काफ़ी अपने आप में कठिन माना जाता है। लार्जली ओविंग टू डिफ़िकल्टीज इन आइडेंटिफाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर विदाउट मॉडर्न टेक्निक्स। जब तक हमारे पास में मॉडर्न टेक्निक नहीं है तब तक हम जेनेटिक और डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब यदि हमें एंशियंट डीएनए सैंपल का विश्लेषण करना है तो इसके लिए हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो इतनी पुरानी सोसाइटी, इतने पुराने लोग कैसे करके प्रभावित रहते थे एंड कैसे करके उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था जेनेटिक डिसऑर्डर को, अभी भी कहना चाहिए इल्यूसिव बना हुआ है। मतलब अभी तक हम इस चीज़ से दूर ही बने हैं, अभी तक हम इस चीज़ का पूरा पूरा नॉलेज नहीं हासिल कर पाए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो जीनोम इकट्ठे किए गए हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इस यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 10,000 जीनोम एंशियंट ह्यूमन स्केलेटल्स के हम देखे हैं आयरलैंड, बुल्गारिया, ग्रीस, स्पेन या फिर फिनलैंड फॉर क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज
and identify 6 cases of Down syndrome and 1 cases of Edwards syndrome। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ मिला है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि ये जो इंडिविजुअल हैं मोस्टली डाइड आइदर बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। Some of the cases were particularly ancient, 2 were from as far as back Bronze Age and 1 from Neolithic period। समय पीरियड भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई इनमें से एक दो केस इस टाइम पीरियड के हैं, एक दो केसेस इस समय के हैं। मतलब 2 तो कांस्य युग के हैं और एक है नवपाषाण काल का, मतलब आज से 3500 ईसा पूर्व, और कांस्य युग का 2700 ईसा पूर्व। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस की, वो केरला से रिलेटेड आई है। इसमें बोला जा रहा है कि केरला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रहा है। हालांकि ये काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि केरला इम्प्लीमेंट करें H1 रूल्स को, ताकि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको वो क्या कर सके, लगाम लगा सके। इट इज़ अनलाइकली टू हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द इमीडिएट फ्यूचर। लेकिन यदि आप तुरंत सोचें कि कल परसों में ही इसका फ़ायदा मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। केरला का जो ऑपरेशन अमृत है, बोला जा रहा है ये प्रोहिबिट्स करता है ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको कुछ कुछ खास दवाएं नहीं मिलने वाली हैं। केरला ने इम्प्लीमेंट किया है 2011 H1 रूल को, जिसके माध्यम से OTC को मना किया गया है, OTC सेल्स को प्रोहिबिट किया गया है ऑल क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स को। क्या होता है, लोगों को सही जानकारी नहीं रहती है बीमारी के बारे में, ना ही दवाई के बारे में। लोग मेडिकल स्टोर में जाकर के गोली खा लेते हैं और इससे फिर नुकसान पहुंचता है हमारे शरीर में। इसलिए केरला की गवर्नमेंट बोली कि भाई जब तक डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं ना, तब तक आप ये सब गोली दवाई मत लीजिए। केरला का जो हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो है ना, इवन इन विलेज, में हेल्प इन इन्फोर्सिंग H1 रूल। अब केरला इस प्रकार से कदम उठा पा रहा है, केरला सफल हो पा रहा है, उसका रीज़न ये है कि भाई वहाँ पर डॉक्टर और जो पेशेंट का रेशियो है ना वो काफ़ी बेहतर है। 50 से 70% से भी ज़्यादा जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन हैं जो डॉक्टर दे रहे हैं आर डीम्ड अननेसेसरी एंड इर्रेशनल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह पता चली गई है कि भाई जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे रहे हैं उसका 50 से 70% अननेसेसरी रहता है एंड इर्रेशनल रहता है, ज़बरदस्ती डॉक्टर लोग लिख देते हैं। आगे राइटर का कहना है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के इंसिडेंट्स हैं उनको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, एंड इसी के चलते चलते ये सारी जो चीज़ें हैं शार्पली एंड क्विकली रिड्यूस द डिमांड ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑल हॉस्पिटल शुड बी मेड टू रिपोर्ट रेट्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब हॉस्पिटल को बोला जा रहा है कि आप क्या काम करिए, जितने भी केसेस आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के, आप स्टेट गवर्नमेंट को बताइए। नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो टीबी की बीमारी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें टीबी की बीमारी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना पड़ेगा। टीबी, जिसको हम हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं, ये जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम के चलते चलते होती, मतलब कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये एक गंभीर है, संक्रामक है। संक्रामक का मतलब ये रहता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलती है, एंड मुख्य रूप से ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है और जानलेवा हो सकती है। टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या फिर छींकने से फैलता है। हर साल आप देखेंगे 10 लाख से भी ज़्यादा मामले भारत में हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या है ना,
आपको डॉक्टर से जांच कराना ज़रूरी हो जाता है कि भाई खांसी किस समय में कभी कभी क्या है, खून आने लग जाता है, वज़न कम हो रहा है, रात को पसीना आ रहा है, बुखार आ रहा है। नॉर्मल तो ऐसा लगता है कि हमें खाली बुखार ही आया है, लेकिन देखिए इसको नॉर्मल आप नहीं ले सकते हैं जब तक डॉक्टर इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर देगा ना। तो पुष्टि होने के बाद फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपका इलाज विलाज सब चालू हो जाता है। यदि हम बचाव के साधनों की बात करें तो बच्चों को जन्म से 1 माह के अंदर ही ना BCG का टीका लगाया जाता है, ताकि उसको इस प्रकार से टीबी की बीमारी से हम बचा सकें, इन्फेक्शन वगैरह से उसको बचा सकें। रोगी व्यक्ति को खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना है। रोगी को जगह जगह पर थूकना नहीं है। टीबी का पूर्ण रूप से इलाज ही सबसे बड़ा बचाव का साधन होता है। ठीक है। टीबी ज़्यादातर जो है ना हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है 85% केस में, एंड 15% केसेस शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि हमारा दिमाग, आंत, गुर्दा, हड्डी, जोड़, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित हो सकती हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया जाना चाहिए, सही समय में इस बीमारी का हमें पता लगाना है। तो इसकी पहचान का सबसे कारगर और विश्वसनीय तरीका रहता है माइक्रोस्कोप के द्वारा बलगम की जांच करना, क्योंकि इस रोग के जीवाणु मतलब बैक्टीरिया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं। टीबी रोग की निदान के लिए एक्सरे करवाना पड़ेगा। बलगम की जांच की अपेक्षा महंगा तथा कम भरोसेमंद है। फिर भी कुछ रोगियों के लिए एक्सरे और अन्य जांच जैसे कि FNAC, बायोप्सी, CT स्कैन आदि की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं टीबी से रिलेटेड, टीबी पेशेंट से रिलेटेड कुछ रिसर्च सामने आई है जिसमें बोला जा रहा है कि टीबी पेशेंट का 75% हिस्सा ऐसा है जो कि न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए अपनी जेब से पैसा खर्चा उनको करना पड़ जा रहा है। यदि हम 2022 की बात करें, जहां पर 1.6 मिलियन मतलब 2.4 मिलियन में से 66% लोग ऐसे हैं, 2.4 मिलियन नोटिफाइड टीबी केसेस हैं, उसमें से 1.6 मिलियन जो व्यक्ति हैं उन्होंने रिसीव किया है एटलीस्ट 1 मंथ्स पेमेंट ऑफ 500 अंडर द निक्षय पोषण योजना, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, ताकि न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनको मिल सके। ऐसा इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 के माध्यम से हमको पता चला है। एक स्टडी जो कि एनालिसिस करता है 9 स्टेट के डाटा को, एंड इसमें बताया गया है कि 2022 में ये जो परसेंटेज रहा था वो 76.1% रहा था। तो टीबी पेशेंट का 76% ने रिसीव किया था एटलीस्ट 1 मंथ की पेमेंट, अप फ्रॉम 56.9% इन 2018 में बोला जा रहा है कि भाई 56.9% लोग नहीं इसका फ़ायदा ले पाए थे। हालांकि 2018 के बाद से पहला भुगतान प्राप्त करने में लगने वाला समय कम हो गया है, लेकिन 50% से अधिक रोगियों को 2022 में पहली किस्त पाने के लिए 3 महीने से भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया था। इसमें हमने 9 राज्य चुने थे, जैसे कि तमिलनाडु है, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और मेघालय। इसमें हम 2018 से लेकर के 2022 तक के डेटा का विश्लेषण किए थे और इसको हम BMC पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किए थे। हमने क्या काम किए हैं, उच्च, मध्यम और निम्न के रूप में हमने राज्यों को क्या किए हैं, अलग अलग हिस्से में उनको बांट लिए हैं। स्टेट विथ ए टीबी स्कोर ओवर 80 वर ग्रुप्ड अंडर हाई, जिसको 80 से ज़्यादा नंबर मिला है उसको हाई की कैटेगरी में रखे हैं, जिसको 60 मिला है एंड 80 मिला है इसको मीडियम के तौर पर क्लासीफाई किया गया है, एंड जिसको 60 से कम नंबर मिला है उसको लेस वाली कैटेगरी में हमने रखे हैं।
आगे बोला जा रहा है कि देखिए दिल्ली, राजस्थान और बिहार में टीबी स्कोर 60 से कम है, जबकि उत्तराखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु में मध्यम टीबी स्कोर है। और मेघालय, उड़ीसा और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर स्कोर 80 से ज़्यादा रहा है। अब विलंब की बात करते हैं कि भाई सरकार कह रही हम इनको पैसे दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं टीबी के मरीजों को, लेकिन उनको पैसा समय में नहीं मिल पा रहा है, तो वो इलाज कैसे करवाएंगे। सन 2022 में देखें तो दिल्ली में 67%, तमिलनाडु में 45%, गुजरात में 42%। रिकॉर्ड हमको देखने को मिला है कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट रहा है कैश डिस्ट्रीब्यूशन में। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, तो कितना ज़्यादा प्रदर्शन इनका बेहतर रहा है। इसके बाद यदि हम और भी ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में बात करें ना, तो देखिए 2018 में पहली किस्त प्राप्त करने का औसत समय 200 दिन था। 200 दिन में हमको फ़ायदा मिल पाता था। 2022 में ये टाइम पीरियड घट करके 91 दिन हो गया है। उड़ीसा और तमिलनाडु में टीबी रोगियों को पहली किस्त प्राप्त करने में लगभग 63 और 68 दिन लग जाता है, मतलब कम टाइम पीरियड में ही इनको फ़ायदा मिल जा रहा है। जबकि यदि हम दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो 136 दिनों की सबसे लंबी देरी का अनुभव लोग फेस किए हैं। निजी क्षेत्र के टीबी रोगियों को लगभग 107 दिनों की लंबी प्रतीक्षा अवधि का इंतजार करना पड़ता है। एंड वहीं यदि हम अलग अलग बीमारियों की बात करें जैसे कि HIV, ठीक है, तो दवा प्रतिरोधी टीबी और अनिश्चित मधुमेह वाले लोगों ने क्रमशः 103, 104 और 115 दिन का अनुभव किया कि भाई इतने इतने 100 दिन तक हमें इंतज़ार करना पड़ जा रहा है। वहीं यदि हम निक्षय पोषण अभियान की बात करें, निक्षय पोषण योजना कार्यक्रम के अंतर्गत इलाज की अवधि के लिए टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खाते में हर महीना 500 रुपये जमा किए जाते हैं। जिन लोगों को कम से कम एक किस्त मिल गई है, उनमें से उन रोगियों का परसेंटेज जिन्होंने 2018 में 3000 या फिर अधिक प्राप्त किया है वो 64.6% था। 2021 में 76 हो गया, 2022 में ये 67% हो गया है। नेक्स्ट वाली साइंस की जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो एक नई थेरेपी से रिलेटेड आई है, मतलब जो हीमोफीलिया की बीमारी है उसमें ब्लीडिंग को कैसे करके हम रोक सकते हैं एनिमल्स में। वैज्ञानिक लोगों की एक टीम ने नैनो पार्टिकल की इंजीनियरिंग करी है, का निर्माण किया है, जो कि ट्रीट करता है हीमोफीलिया की बीमारी को। हीमोफीलिया की बीमारी एक डिसऑर्डर है जिसके चलते चलते पेशेंट लैक ए कोगुलेशन फैक्टर एंड कैन नॉट प्रॉपरली फॉर्म ब्लड क्लॉट। क्या होता है इसमें, ब्लड का जो क्लॉटिंग है ना, जमावट है, जमाव है, वो नहीं होता है, खून कंटिन्यू बहते जाता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। एंड इसके चलते चलते स्पॉन्टेनियस मतलब होता है एकदम आसान, बहुत ही ईजिली ब्लीडिंग कंटिन्यू होते जाती है। वहीं इन एनिमल्स बाई काउंटर counteracting an enzyme that break down blood clot and whose effect last longer compared with the current drugs। यहाँ पर एक एंजाइम की बात करी जा रही है, ठीक है, कि एंजाइम के बारे में बोला जा रहा है भाई कि ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम में यदि आप कुछ कर सकते हैं तो इस एंजाइम का प्रतिकार करके रक्त के थक्के को जो तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, इसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रह रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ करिए। वर्तमान औषधियाँ, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इट हैज़ बीन टेस्टेड इन माइस एंड स्मॉल पायलट स्टडी इन डॉग्स। हमने चूहों के ऊपर प्रयोग किया, हमने डॉग्स के ऊपर प्रयोग किया है। तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं ना, ये क्या काम करते हैं, एक प्रकार से स्टोनिंग का काम करते हैं लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट के तौर पर, ताकि रिड्यूस किया जा सके ब्लीडिंग पेशेंट के। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो क्वाड से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड ग्रुप के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं।
क्वाड ग्रुप में 4 डेमोक्रेसी शामिल हैं। कौन कौन सी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। चारों की चारों जो कंट्रीज़ हैं वो एक कॉमन ग्राउंड का निर्माण करना चाहती हैं कि हम सभी के सभी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं एंड हम सपोर्ट चाहते हैं कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे वो मैरीटाइम ट्रेड है, चाहे वो सिक्योरिटी हो। इसके माध्यम से ये इंश्योर करना है, सपोर्ट करना है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन है जहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ का समुद्री किनारा इस हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ का ट्रेड यहाँ पे होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ से अपने संसाधन निकालते हैं खोद करके। ठीक है, इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए, कोई एक यहाँ पर अपना अधिकार न जमाने लग जाए। आइडिया जो रहा था क्वाड का, पहली बार प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा रखा गया था सन 2007 में। इसके बाद ये जो आइडिया था ना आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया था। क्यों? क्योंकि चाइना का प्रेशर बढ़ते जा रहा था। फाइनली 2017 में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान आपस में आए, साथ में आए एंड इन्होंने क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन का निर्माण किया। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज, और इसलिए इसका नाम जो है क्वाड पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आमने सामने की जो भुजाएं हैं पैरेलल हैं, ये समलंब चतुर्भुज होगा। तो 4 कंट्रीज़ कौन सी हो गई? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये आपस में मिलकर के क्वाड का निर्माण करते हैं।